नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम गोता लगा रहे हैं बैक्टीरियोफेज लैम्डा की दुनिया में। हाँ, ये वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बड़े दिलचस्प होते हैं ये। बिल्कुल। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नन्हे वायरस कैसे एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। फैसला? किस तरह का फैसला? यही कि अपने मेजबान बैक्टीरिया के अंदर घुसकर तुरंत तबाही मचानी है या फिर आप कह सकते हैं चुपचाप उसके साथ घुल मिलकर सही मौके का इंतजार करना है। अच्छा, हाँ, वो लाइटिक बनाम लाइसोजेनिक वाला चुनाव। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास जो जानकारी है वो एक जीव विज्ञान की किताब के चैप्टर से है। हाँ, जिसमें लैम्डा फेज के जीवन चक्र और उसे कंट्रोल करने वाले जो जटिल सिस्टम्स हैं उनका जिक्र है। कुछ डायग्राम्स वगैरह भी हैं। सही कहा। उसमें ये पूरा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म समझाया गया है। तो आज का हमारा मिशन है इस मॉलिक्यूलर स्विच को समझना। ये लैम्डा फेज कैसे चुनता है कि लाइटिक रास्ते पर जाना है यानी विनाश वाले, या लाइसोजेनिक यानी निष्क्रिय वाले। फेज या शॉर्ट में फेज, ये वायरस हैं जो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। और जैसा आपने कहा, इनके पास जीने की सरवाइव करने की दो मुख्य रणनीतियां होती हैं। पहली वाली लाइटिक, ये तो सीधी लड़ाई लगती है। हाँ, कह सकते हैं ये आक्रामक रणनीति है। फेज बैक्टीरिया में एंटर करता है, फिर फॉरेन होस्ट की मशीनरी बैक्टीरिया के सिस्टम पर कब्जा कर लेता है अपनी कॉपी बनाने के लिए। बिल्कुल, अपनी ढेरों कॉपी बनाता है, नए वायरस पार्टिकल्स को असेंबल करता है और फिर धमाका मतलब होस्ट सेल को फाड़ देता है। इसे लाइसिस कहते हैं और बाहर निकल जाता है, फिर आसपास के दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार। अच्छा, और कुछ फेज तो सिर्फ यही करते हैं, विरुलेंट वाले। हाँ, विरुलेंट फेज सिर्फ लिटिक रास्ता ही अपनाते हैं, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन लैम्डा जैसे फेज अलग हैं, टेम्परेट फेज। सही, लैम्डा जैसे टेम्परेट फेज दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं, लाइसोजेनिक चक्र। ये ज्यादा आप कह सकते हैं धूर्त या इंतजार करने वाली रणनीति है। इसमें क्या होता है? इसमें फेज अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट बैक्टीरिया के डीएनए में ही जोड़ देता है, इंटीग्रेट कर देता है। अच्छा, वो बैक्टीरिया के जीनोम का हिस्सा बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और इस जुड़े हुए फेज डीएनए को कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज, ठीक है। तो ये प्रोफेज क्या करता है फिर? बस पड़ा रहता है? हाँ, ज्यादातर समय ये निष्क्रिय रहता है। जैसे ही बैक्टीरिया डिवाइड होता है, वो अपने डीएनए के साथ साथ इस प्रोफेज डीएनए को भी कॉपी करके अपनी अगली पीढ़ी डॉटर सेल्स को दे देता है। तो फेज बिना कुछ किए अपनी संख्या बढ़ा रहा है बैक्टीरिया की मदद से। एग्जैक्टली, वो बस राइड ले रहा है, शांत, निष्क्रिय, सोया हुआ सा। लेकिन आपने कहा था मौके का इंतजार करता है, ये हमेशा सोया नहीं रहता? नहीं, हमेशा नहीं। अगर होस्ट बैक्टीरिया पर कोई स्ट्रेस आता है, मान लीजिए यूवी रेडिएशन से उसका डीएनए डैमेज हो गया, तो ये प्रोफेज जाग सकता है। जाग सकता है कैसे? वो अपने आप को बैक्टीरिया के डीएनए से अलग करता है, एक्साइज करता है और फिर लिटिक चक्र शुरू कर देता है। अरे, मुश्किल में फंसते ही होस्ट को धोखा। हाँ, एक तरह से। इस प्रक्रिया को इंडक्शन कहते हैं। तो टेम्परेट फेज माहौल देखकर फैसला करता है हमला करना है या इंतजार। ये फैसला ये किस बात पर निर्भर करता है? क्या ये सिर्फ फेज की मर्जी है? नहीं, मर्जी से ज्यादा ये हालात पर निर्भर है। इन्फेक्शन की कंडीशंस कैसी हैं, होस्ट बैक्टीरिया कितना सेहतमंद है, और हाँ, फेज और बैक्टीरिया के अपने जीन्स भी इसमें रोल निभाते हैं। ओके, तो ये फैसला लेने का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है? आपने कहा जटिल सिस्टम है। टेक्स्ट बुक बताती है कि फेज का डेवलपमेंट एक टाइम टेबल के हिसाब से होता है, अलग अलग एक्ट्स की तरह। हाँ, बिल्कुल। इसे हम मोटे तौर पर दो फेज में बांट सकते हैं, अर्ली यानी प्रारंभिक और लेट यानी देर का। अर्ली फेज कब शुरू होता है? अर्ली फेज इन्फेक्शन के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक चलता है जब तक फेज का डीएनए रेप्लिकेशन यानी कॉपी होना शुरू नहीं हो जाता। इस दौरान क्या बनता है? इस दौरान फेज कुछ जरूरी एंजाइम्स और रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। ये वो प्रोटीन हैं जो आगे के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। और मजे की बात, इसके लिए वो अक्सर होस्ट बैक्टीरिया के ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो शुरुआती दौर तैयारी का है, और फिर लेट फेज में? लेट फेज डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होने से लेकर होस्ट सेल के फटने यानी लाइसिस तक चलता है। इस फेज में फेज अपने बॉडी पार्ट्स बनाता है, वो प्रोटीन जिनसे उसका सिर, पूंछ वगैरह बनते हैं, और फिर इन हिस्सों को जोड़कर नए फेज कण तैयार करता है। ये सब कुछ ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी बन जाए, एक क्रम है इसमें, एक रेगुलेटरी कैस्केड का जिक्र था। कैसे?
पहले कुछ अर्ली जीन्स ऑन होते हैं, इनसे बने प्रोटीन फिर मिडिल जीन्स को ऑन करते हैं, और मिडिल जीन्स से बने प्रोटीन फिर लेट जीन्स को ऑन करते हैं। अच्छा, जैसे डोमिनो इफेक्ट। हाँ, कुछ वैसा ही। ये पक्का करता है कि फेज बनाने के लिए जो भी चाहिए वो सही टाइम पर और सही मात्रा में बने, बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह। तो इस कैस्केड को चलाने और कंट्रोल करने के लिए फेज क्या तरकीबें अपनाता है? क्या तरीके हैं उसके पास? मुख्य रूप से दो बहुत चालाक तरीके हैं। पहला तो है रेगुलेटर प्रोटीन्स का इस्तेमाल। रेगुलेटर प्रोटीन्स। हाँ, ये खास प्रोटीन होते हैं जो फेज के डीएनए पर कुछ खास जगहों, जिन्हें प्रमोटर कहते हैं, से जुड़ते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सा जीन कब ऑन होगा या ऑफ। कभी-कभी तो ये होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज को थोड़ा मॉडिफाई भी कर देते हैं ताकि वो फेज के जीन्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ सके। ये तो है एक तरीका। और दूसरा, आपने कहा था दो हैं? दूसरा और भी ज्यादा दिलचस्प है, उसे कहते हैं एंटी टर्मिनेशन। एंटी टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेशन को रोकना। हाँ, बिल्कुल। सोचिए कि डीएनए पर कुछ जगहों पर स्टॉप साइन लगे हैं, टर्मिनेटर्स, जहां आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन यानी जीन कॉपी करना रोक देना चाहिए। ठीक है। एंटी टर्मिनेशन का मतलब है कि कुछ खास फेज प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को इन स्टॉप साइन को इग्नोर करने और आगे बढ़ते रहने की इजाजत दे देते हैं। अरे वाह, मतलब नो एंट्री को एंट्री बना देना। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आरएनए पॉलीमरेज उन जीन्स को भी पढ़ लेता है जो स्टॉप साइन के बाद थे और जो नॉर्मली बंद रहते। इससे फेज एक साथ कई जीन्स के पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर पाता है। लैम्डा फेज में एन और क्यू नाम के प्रोटीन यही एंटी टर्मिनेटर का काम करते हैं। एन और क्यू, ये नाम याद रखने होंगे। हाँ, ये मास्टर रेगुलेटर जैसे हैं, जीन एक्सप्रेशन के बड़े-बड़े हिस्सों को एक साथ चालू कर सकते हैं। समझ गई। ये तो बहुत एफिशिएंट तरीका है अपने जेनेटिक प्रोग्राम को चलाने का। अब वापस लैम्डा पर आते हैं। ये लाइटिक और लाइसोजेनी के बीच का चुनाव, ये कैसे करता है? इसके रेगुलेटरी सर्किट में मेन खिलाड़ी कौन-कौन है? लैम्डा का सर्किट इस डिसीजन मेकिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसमें कुछ मेन प्रोटीन हैं जिनके बीच कह सकते हैं एक तरह की रस्साकशी चलती है। रस्साकशी किसके बीच? जैसे ही फेज का डीएनए बैक्टीरिया में आता है, होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज फौरन दो अर्ली जीन्स को ऑन करता है। एक है एन, वही एंटी टर्मिनेटर जिसकी हमने बात की, हाँ। और दूसरा है क्रो। क्रो भी एक रेगुलेटर प्रोटीन है, लेकिन ये लाइटिक रास्ते का सपोर्टर है। अच्छा, क्रो चाहता है कि सेल फटे, और एन बनने से क्या होता है? एन प्रोटीन एंटी टर्मिनेशन के जरिए कुछ और जीन्स को चालू करवाता है। इन्हें डिलेड अर्ली जीन्स कहते हैं। डिलेड अर्ली, उनमें कौन से खास हैं? इनमें डीएनए कॉपी करने वाले जीन हैं ओ और पी, और दो बहुत जरूरी रेगुलेटर जीन हैं CII, C2 और C3। जरूरी हैं, हम इन पर आएंगे। और हाँ, डिलेड अर्ली जीन्स में एक और रेगुलेटर क्यू भी बनता है जो लेट जीन्स को कंट्रोल करता है। क्यों? ये भी एंटी टर्मिनेटर था, है ना? हाँ, क्यू भी एंटी टर्मिनेटर है। ये लेट जीन्स के पूरे ग्रुप को चालू करता है, जिनमें फेस के स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सिर, पूंछ बनाने वाले और लाइसिस एंजाइम जो सेल फाड़ते हैं शामिल हैं। ये सब लाइटिक साइकिल का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सब तो लाइटिक रास्ते की तरफ ले जा रहा है। क्रो है, क्यू है, लाइसोजेनी का समर्थक कौन है फिर? उसे कौन प्रमोट करता है? लाइसोजेनी का मेन हीरो है एक और जीन जिसका नाम है CI-C1। CI। हाँ, ये CI जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसे कहते हैं लैम्डा रिप्रेसर। यही रिप्रेसर लाइसोजेनी को शुरू करने और उसे मेंटेन रखने के लिए सबसे जरूरी है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ है क्रो जो लाइटिक की तरफ खींच रहा है, दूसरी तरफ है CI रिप्रेसर जो लाइसोजेनी की तरफ। तो बिल्कुल, असली खेल इन दोनों के बैलेंस का है, कौन हावी होता है। तो ये बैलेंस कैसे बनता है? लाइसोजेनी शुरू कैसे होती है? आपने CI और C3 का जिक्र किया था कि वो जरूरी हैं। हाँ, CI और C3 लाइसोजेनी को स्टैब्लिश करने में क्रूशियल रोल निभाते हैं। CI प्रोटीन एक एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर मतलब ये कुछ चालू करता है। हाँ। ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रमोटरों को एक्टिवेट करता है। पहला प्रमोटर है PD0, X10, X15, X30, X20, 89A, मतलब प्रमोटर फॉर रिप्रेसर एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ से CI रिप्रेसर के शुरुआती खेप बनती है। अच्छा, तो CI को बनवाता है, और दूसरा प्रमोटर है PD0, X10, X15, X5, प्रमोटर फॉर इंटीग्रेस। यहाँ से इंटीग्रेस नाम का एंजाइम बनता है। इंटीग्रेस, ये क्या करता है? इंटीग्रेस ही वो एंजाइम है जो फेस डीएनए को होस्ट के डीएनए में जोड़ने यानी इंटीग्रेट करने का काम करता है। समझ गए। तो CI लाइसोजेनी के लिए दोनों जरूरी काम शुरू करवाता है, रिप्रेसर बनवाना और डीएनए जोड़ना इंटीग्रेस बनवाकर। कमाल है। और C3 का क्या रोल था? C3 का काम है अपने साथी CI की हिफाजत करना। हिफाजत किससे?
होस्ट बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीएज, जिसका नाम HFLA है। ये HFLA एंजाइम CII को तोड़ने, उसे डिग्रेड करने की कोशिश करता है। CI3 इसी HFLA से CII को बचाता है। तो CII का बॉडीगार्ड है। हाँ, कह सकते हैं। CII कितना स्टेबल रहता है, कितनी देर तक काम कर पाता है, ये पूरी कहानी का रुख तय कर सकता है। अगर CII स्टेबल रहा तो लाइसोजेनी के चांस बढ़ जाते हैं। और ये PRA प्रमोटर जहां से CI बनता है, आपने कहा CII उसे एक्टिवेट करता है। क्या ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है? नहीं, दिलचस्प बात यही है, PRA प्रमोटर असल में काफी कमजोर है। उसे ठीक से काम करने के लिए CII एक्टिवेटर की बहुत जरूरत पड़ती है। ये भी एक कंट्रोल पॉइंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि CII स्टेबल रहा, उसने PRE से काफी सारा CI रिप्रेसर बनवा दिया। अब ये CI रिप्रेसर क्या करता है? कैसे ये लाइसोजीनी को बनाए रखता है? CI रिप्रेसर लाइसोजेनी का गार्डियन है। ये बनते ही फेज DNA पर दो खास कंट्रोल रीजन्स पर जाकर कसकर बैठ जाता है। इन रीजन्स को कहते हैं ऑपरेटर्स O0XE1 0XB50 X87 और O0XE1 0XB50 XA3। ऑपरेटर्स O0XE10 XB50 X87 और O0XE10 XB50 XA3, इन पर बैठने से क्या होता है? इन ऑपरेटर्स पर बैठकर CI रिप्रेसर उन प्रमोटरों को ब्लॉक कर देता है जहां से अर्ली लाइटिक जीन बनते हैं, जैसे N और सबसे जरूरी क्रो। अच्छा, मतलब इसने क्रो का रास्ता ही बंद कर दिया। हाँ, तो CI रिप्रेसर सीधे सीधे लाइटिक प्रोग्राम को शट डाउन कर देता है। क्या ये अपने खुद के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है? कहीं ये जरूरत से ज्यादा ना बन जाए? हाँ, यही इसका एक और कमाल का गुण है। ये न सिर्फ लाइटिक जीन्स को बंद करता है, बल्कि एक दूसरा प्रमोटर P0XE10 XB50 XE20808 प्रमोटर फॉर रिप्रेसर मेंटेनेंस से अपने खुद के जीन CI का प्रोडक्शन भी रेगुलेट करता है। मतलब ये खुद को भी कंट्रोल करता है? कैसे? ये एक ऑटो रेगुलेटरी लूप है। जब CI का लेवल सही होता है तो ये PRM को चालू रखता है ताकि रिप्रेसर बनता रहे और लाइसोजिनी कायम रहे। लेकिन अगर CI बहुत ज्यादा बनने लगे तो ये PRM को भी थोड़ा धीमा कर देता है। इस तरह ये अपना लेवल खुद ही मेंटेन करता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। सेल्फ कंट्रोल। इस CI रिप्रेसर की बनावट कैसी होती है? स्ट्रक्चर में क्या खास है? CI रिप्रेसर आमतौर पर डाइमर के रूप में काम करता है, यानी दो यूनिट्स का जोड़ा। इसके दो मेन हिस्से या डोमेन होते हैं। एक हिस्सा N टर्मिनल डोमेन DNA से जुड़ता है और दूसरा हिस्सा C टर्मिनल डोमेन डाइमर बनाने में मदद करता है। मतलब दो यूनिट्स को आपस में जोड़ता है। DNA से जुड़ने वाले हिस्से में क्या खास है? उसमें एक बहुत कॉमन 3D स्ट्रक्चर होता है जिसे हेलिक्स-टन हेलिक्स मोटिव कहते हैं। यह स्ट्रक्चर DNA के मेजर ग्रूव यानी एक खास खांचे में बिल्कुल फिट हो जाता है, जैसे चाबी ताले में। इससे वो DNA से मजबूती से जुड़ पाता है। ठीक है, और वो इंडक्शन वाली बात, जब प्रोफेज वापस लाइटिक साइकिल में जाता है, वो कैसे ट्रिगर होता है? वो तब होता है जब होस्ट सेल पर कोई बड़ा स्ट्रेस आता है, जैसे UV रेडिएशन से DNA डैमेज हो गया। इससे बैक्टीरिया में एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम चालू होता है, जिसे SOS रिस्पांस कहते हैं। SOS रिस्पांस? हाँ, इस SOS सिस्टम का एक प्रोटीन है REC-A जो एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिव रेखा प्रोटीन जाकर CI रिप्रेसर डाइमर को बीच से काट देता है, क्लीव कर देता है। अरे, काट देता है। हाँ। और कटा हुआ रिप्रेसर अब DNA से ठीक से जुड़ नहीं पाता। जैसी ऑपरेटर साइट्स खाली होती हैं, लाइटिक जीन खासकर क्रो फिर से बनने लगते हैं। बिल्कुल, और फेज लाइटिक साइकिल में चला जाता है। ये फेज का सिग्नल है कि मेजबान खतरे में है, यहां से निकलना बेहतर है। टेक्स्ट बुक में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र था, कोऑपरेटिव बाइंडिंग, सहकारी बंधन। ये क्या है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग CI रिप्रेसर के काम करने का एक बहुत ही खूबसूरत और एफिशिएंट तरीका है। याद है मैंने कहा था CI डाइमर ऑपरेटर रीजन O0X10 B50A3 और O0X10 B50A7 से जुड़ता है। हाँ। हर ऑपरेटर रीजन में असल में CI डाइमर के लिए एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट्स होती हैं, आमतौर पर 3, जैसे O0X10 B50A3 रीजन में O0X10 B50A31, O0X10 B50A32 और O0X10 B50A33। 3 साइट्स, ओके। सहकारिता या कोऑपरेटिविटी का मतलब यह है कि जब एक CI डाइमर पहली साइट पर जुड़ता है, मान लीजिए O0X10 B50A31, जिससे वो सबसे ज्यादा एफिनिटी रखता है, सबसे मजबूती से जुड़ता है,
तो उसका जुड़ना अपने पड़ोस वाली साइट O0X10B50A32 पर दूसरे CI डाइमर के जुड़ने को बहुत आसान बना देता है। अच्छा, एक के जुड़ने से दूसरे का जुड़ना आसान हो जाता है। जी। ये कैसे होता है? ये उनके C टर्मिनल डोमेन्स के बीच इंटरैक्शन की वजह से होता है। पास-पास बैठे डाइमर एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं, कह सकते हैं। इसका फायदा क्या है? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रेगुलेटरी रिस्पॉन्स को बहुत शार्प, बहुत तेज एक स्विच जैसा बना देता है। स्विच जैसा? हाँ, मतलब जैसे ही CI रिप्रेसर की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ती है, ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से ऑपरेटर साइट्स झट से लगभग एक साथ भर जाती हैं। ये नहीं कि धीरे-धीरे भर रही हैं। ये बिल्कुल ऑल और नन जैसा है। या तो लाइटिक जीन पूरी तरह बंद होंगे, लाइसोजीनी, या फिर वो चालू रहेंगे, लाइटिक की तरफ। बीच की ढुलमुल स्थिति नहीं रहती। वाह, ये तो बहुत सेंसिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म है। हाँ, और क्या अलग-अलग साइट पर जुड़ने का असर भी अलग-अलग होता है? जैसे O0X10, B50, A31, 2, 3 पर? हाँ, ये भी बहुत चालाकी से डिजाइन किया गया है। जब CI पहली दो साइटों O0X10, B50, A31 और O0X10, B50, A32 पर जुड़ता है, तो ये क्रो बनाने वाले प्रोमोटर P0X10, B50, A33 को बंद कर देता है। लेकिन साथ ही ये अपने खुद के मेंटेनेंस प्रोमोटर PRM को चालू रखता है या स्टिमुलेट करता है। ठीक है, लाइसिजीनी मेंटेन करने के लिए? बिल्कुल। लेकिन अगर CI की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो ये तीसरी साइट OEX10XB50X3 पर भी जुड़ जाता है। और OEX10XB50 पर जुड़ने पर यह अपने मेंटेनेंस प्रोमोटर PRM को भी बंद कर देता है। अरे, खुद को भी बंद कर देता है? क्यों? ये वही ऑटो रेगुलेशन का हिस्सा है। खुद को जरूरत से ज्यादा बनने से रोकना, सिस्टम को स्टेबल रखना। कमाल है। ये तो शतरंज के खेल जैसा है, हर पीस की अपनी चाल, अपना असर। तो अब हम आते हैं उस फाइनल डिसीजन पर, लाइटिक या लाइसोजेनी। ये फैसला असल में होता कैसे? कौन जीतता है, CI या क्रो? बिल्कुल, ये एक रेस ही है। इन्फेक्शन के फौरन बाद CI, जो CII की मदद से PRE प्रमोटर से बनता है, और क्रो, जो PEX10XB50P प्रमोटर से बनता है, दोनों बनने शुरू होते हैं। सवाल यह है कि कौन पहले उन क्रिटिकल ऑपरेटर साइट्स OEX10XB50 और OEX10XB53 पर कब्जा जमाता है और दूसरे के रास्ते को ब्लॉक करता है। इस रेस में क्रो की क्या स्ट्रैटेजी है? वो कैसे जीतने की कोशिश करता है? क्रो की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। ये सबसे पहले तीसरी ऑपरेटर साइट पर सबसे ज्यादा मजबूती से जुड़ता है। OXC10B0CA3। ये वही साइट है जहां CI ज्यादा होने पर जुड़कर खुद को बंद करता है। हाँ, तो क्रो भी इसी साइट पर जुड़कर सबसे पहले CI के मेंटेनेंस सर्किट को ही बंद करने की कोशिश करता है। फिर वो पहली दो साइटों OXC10B0CA3 और OXC10B0CA2 पर भी जुड़ता है। हालांकि CI जितनी मजबूती से नहीं, और POXC10B0CO8 को बंद करने की कोशिश करता है ताकि ज्यादा क्रो ना बने, लेकिन लाइटिक जीन्स को चालू रखने की कोशिश करता है। मतलब क्रो का मेन टारगेट है CI को बढ़ने से रोकना। हाँ, ताकि CI कंट्रोल ना ले पाए और लाइटिक डेवलपमेंट आगे बढ़ सके। तो फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? कौन सी चीज तय करती है कि CI जीतेगा या क्रो? निर्णायक मोड आता है CII प्रोटीन की स्टेबिलिटी पर। CII वही जो CI को बनवाता था और जिसकी हिफाजत CI3 करता था। बिल्कुल। सवाल ये है, क्या इन्फेक्शन के बाद शुरुआती कुछ मिनटों में CII प्रोटीन इतनी देर तक बचा रह पाता है कि वो PRE प्रमोटर से काफी मात्रा में CI रिप्रेसर बनवा सके? अगर हाँ तो? अगर CII स्टेबल रहता है तो काफी सारा CI बन जाएगा। वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग की मदद से जल्दी से ऑपरेटरों पर कब्जा कर लेगा, क्रो को ब्लॉक कर देगा और इंटीग्रेज भी बनेगा। नतीजा लाइसोजेनी। और अगर CII जल्दी टूट गया तो? अगर CII जल्दी टूट जाता है, जैसे कि होस्ट के HFLA प्रोटीज ने उसे डिग्रेड कर दिया, तो पर्याप्त CI रिप्रेसर नहीं बन पाएगा। तब क्रो को मौका मिल जाएगा? हाँ, तब क्रो OXE10XB50X33 पर जुड़ेगा, CI के मेंटेनेंस को रोकेगा और लाइटिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा। देर का जीन एक्टिवेटर Q बनेगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेंगे, सेल फटेगा। नतीजा लाइटिक साइकिल। तो CII की स्टेबिलिटी ही वो कांटा है जो रास्ते को दो दिशाओं में मोड़ता है। एग्जैक्टली। CII का लेवल ही उस स्विच को फ्लिप करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि होस्ट बैक्टीरिया की हालत भी इस फैसले पर असर डाल सकती है।
क्योंकि आपने कहा था कि होस्ट का HFLA प्रोटीज CII को तोड़ता है। बिल्कुल, यहीं पर पर्यावरण का रोल आता है। टेक्स्ट बुक बताती है कि जब होस्ट बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ रहा हो, मान लो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तब HFLA प्रोटीज कम एक्टिव होता है। तो CII ज्यादा देर तक बचेगा। हाँ, ऐसे में CII ज्यादा स्टेबल रहता है और लाइसोजीनी की संभावना बढ़ जाती है। शायद फेज ये सेंस करता है कि होस्ट की हालत ठीक नहीं है, अभी छिप जाना ही बेहतर है। और जब बैक्टीरिया खूब फल फूल रहा हो, तेजी से बढ़ रहा हो, जब बैक्टीरिया तेजी से बढ़ रहा हो, न्यूट्रिएंट्स भरपूर हों, तो HFLA प्रोटीज ज्यादा एक्टिव होता है, CII जल्दी डिग्रेड हो जाता है और लाइटेक साइकिल की संभावना बढ़ जाती है। सही। शायद फेज सोचता है होस्ट मजबूत है, यही सही मौका है अपनी संख्या बढ़ाने का। स्रोत में एक और फैक्टर का जिक्र था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन। मतलब एक ही बैक्टीरिया को कितने फेज एक साथ इन्फेक्ट करते हैं। हाँ, ये भी एक फैक्टर है। अगर एक बैक्टीरिया सेल पर एक साथ कई फेज हमला करते हैं, हाई MOI, तो सेल के अंदर कुल मिलाकर CI प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। और उससे भी लाइसोजिनी के चांस बढ़ते हैं। हाँ, उससे भी लाइसोजिनी फेवर होती है। शायद ये फेजों के लिए एक सिग्नल है कि यहाँ रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन ज्यादा है, बेहतर है कि लाइसोजिनी में चले जाएं। तो कुल मिलाकर ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा का फैसला लाइटिक विध्वंस या लाइसोजेनिक शांति एक बेहद जटिल और सुरुचिपूर्ण जेनेटिक सर्किट पर निर्भर करता है। हाँ, ये CI रिप्रेसर शांति का दूत कह लें और क्रो प्रोटीन योद्धा के बीच एक नाजुक बैलेंस का खेल है, जिसे CII और CI3 जैसे हेल्पर, होस्ट की कंडीशन और कोऑपरेटिव बाइंडिंग जैसे स्मार्ट मैकेनिज्म फाइन ट्यून करते हैं और पूरी प्रक्रिया एक सटीक टाइमिंग वाले कैस्केड की तरह चलती है। बिल्कुल सही। ये मॉलिक्यूलर लेवल पर डिसीजन मेकिंग का एक शानदार उदाहरण है। एक छोटे से वायरस के अंदर इतना जटिल लॉजिक। और यहीं से एक बड़ा सवाल मन में आता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। लैम्डा फेज का ये ऑन ऑफ स्विच दिखाता है कि कैसे कुछ मॉलिक्यूल्स की मात्रा में छोटे से बदलाव पूरे सिस्टम का फ्यूचर तय कर सकते हैं। क्या ये सोचना रोमांचक नहीं कि शायद इसी तरह के प्रिंसिपल्स, जहां कुछ खास रेगुलेटर्स का बैलेंस बड़े फैसलों को कंट्रोल करता है, जिंदगी के दूसरे रूपों में, यहां तक कि हमारे अपने शरीर में भी काम करते हों। जैसे हमारी कोशिकाएं कैसे तय करती हैं कि उन्हें स्किन सेल बनना है या नर्व सेल, या डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गन्स कैसे सही जगह पर सही समय पर बनते हैं। क्या वहां भी ऐसे ही मॉलिक्यूलर स्विच काम कर रहे हैं जो बाहरी सिग्नल्स और अंदरूनी बैलेंस के आधार पर रास्ते चुनते हैं? ये एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। लैम्डा हमें ये सबक सिखाता है कि कैसे सरल दिखने वाले कंपोनेंट मिलकर भी अत्यंत जटिल और एडेप्टिव निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। ये निश्चित रूप से हमें बायोलॉजी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। इस दिलचस्प और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया। और हमारे साथ इस गहरी डुबकी में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।